एवरीवन, वेलकम टू एजुकेथन। मैं सुब्रता और हमारा जो सेल बायोलॉजी की क्लास है उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज के क्लास में हम देखेंगे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में। तो ये रहा, सपोज ये मान लेते हैं ये आपका सेल है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है और ये आपका सेल मेम्ब्रेन है जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो सेल के अंदर ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है उसको आप बोलते हो साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? सेल के इनसाइड में जो फ्लूइड फील्ड एरिया है, या फिर आप बोल सकते हो कि जेली लाइक सब्सटेंस है या फिर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, उसको आप बोलते हो साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या रहता है? साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, उसके अंदर आपके सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर आपके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो आपको साइटोप्लाज्म के अंदर में मिलेंगे। और एक टर्म आप सुने होंगे, प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम नहीं है, उसमें माइन्यूट सा डिफरेंस ये है कि प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म जो है उसको आप फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहते हो, तो लिविंग सब्सटेंस भी उसको बोला जाता है। तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के बीच में डिफरेंस ये है, प्रोटोप्लाज्म आपका एंटायर कंटेंट है, द फ्लूइड फील्ड सब्सटेंस प्लस द सेल ऑर्गेनेल्स, मींस कि साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल। लेकिन साइटोप्लाज्म जो खाली फ्लूइड फील्ड सब्सटेंस है विद सेल ऑर्गेनेल। प्रोटोप्लाज्म में एक मिस्टेक हो गया, प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस जो है। बाकी साइटोप्लाज्म में फ्लूइड फील्ड सब्सटेंस रहेगा और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे, लेकिन ये न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं होगा। ये आपका साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के बीच का बेसिक डिफरेंसेस है। तो और प्रोटोप्लाज्म जो है आपका फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है या फिर लिविंग सब्सटेंस है, ये कौन बोले थे? हक्सले, जूलियन हक्सले। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, लिविंग सब्सटेंस, ये आपको मतलब ये चीज बोले थे जूलियन हक्सले। ठीक है, होपफुली आपका साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ हो। तो हम अब आते हैं सेल के ऑर्गेनल पोर्शन पे, हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियस। जब हम स्टार्टिंग के जो क्लासेस में कुछ देखे थे तो न्यूक्लियस के बारे में हमने क्या देखा था? बेसिक चीजें कि न्यूक्लियस आपका कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल है, मास्टर ऑर्गेनेल है, क्योंकि ये सारा चीज कंट्रोल करता है। द रीजन, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है। तो सेपरेटली मैं ट्राई करती हूँ ये न्यूक्लियस को इधर ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले न्यूक्लियस में क्या है आपका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा। ठीक है, आप जब सेल मेम्ब्रेन पढ़े थे तब आपने क्या पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन एक बाइलेयर स्ट्रक्चर है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एक बाइलेयर स्ट्रक्चर है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आप न्यूक्लियर एनवेलप भी बोल सकते हो। तो ये रहा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें से आप देखो क्या मैं बोली कि न्यूक्लियर, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डबल लेयर स्ट्रक्चर है। तो ये पोर्शन क्या होगा आपका? आउटर मेम्ब्रेन, ये आपका इनर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रोल क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिटेल में जाने से पहले देखते हैं इसका रोल क्या होगा। देखिए, सबसे पहले जो न्यूक्लियर, ये आपका रहा सेल मेम्ब्रेन, ये रहा आपका साइटोप्लाज्म, ये रहा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या करेगा? ये एक बैरियर है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ये बैरियर की तरह काम करता है।
तो कोई भी मेम्ब्रेन हो उसका बेसिक फंक्शन सेम है। ये किसके बीच में बैरियर का काम करेगा, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के जो अंदर के जो न्यूक्लियस के इनसाइड में जो कंटेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यही कैरेक्टरिस्टिक्स इसके भी हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन के टाइम पे क्या था, पोरस था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी आएगा, ये भी पोरस है। पोरस है मतलब क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा मटेरियल का, किसके बीच में, बिटवीन इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। मतलब मटेरियल एक्सचेंज करता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के अंदर में जो कंटेंट है उसके बीच में। न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल एक्सचेंज होना है उसी को वो रेगुलेट करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसलिए वो पोरस है। तो न्यूक्लियर जो अगर हम देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यू होता है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्लास में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब देखेंगे आरईआर एंड एसीआर के बीच में डिफरेंस देखेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो आउटर एनवेलप है, वो आरईआर के साथ कंटिन्यूटी मेंटेन करता है। आउटर मेम्ब्रेन, नॉट द इनर वन। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, जो ये वाला स्पेस हुआ, ये वाला जो ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला जो स्पेस हुआ, इसको क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। ये रहा आपको आउटर वन, इनर वन, बीच में जो स्पेस रहा वो रहा न्यूक्लियस का अंदर का स्पेस नहीं, दो न्यूक्लियस का दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पोरस है, पोरस है मतलब कुछ मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। तो ये कैसे होता है, न्यूक्लियर का ये जो पोरस, देखिए यहाँ पे पोर हुआ ना, ये पोरस दिखाया। तो क्या होता है, जहां पे न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ऐसे फ्यूज हो जाते हैं, वहां पे वो न्यूक्लियस का जो पोर स्ट्रक्चर है फॉर्म होता है। आउटर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के बीच में फ्यूजन हो जाता है, तो ये वाला गैप क्रिएट हुआ, ये हुआ आपका पोरस। तो कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड ये अलाउ करता है एक्सचेंज करने मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और पेरीन्यूक्लियर स्पेस यहाँ पे रहता है, ठीक है। फिर अच्छा, न्यूक्लियस का जो ये जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, इसको कौन डिस्क्राइब किए थे, साइंटिस्ट का नाम अगेन इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा अलग से ड्रॉ करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पार्ट है इसी का ही है। तो न्यूक्लियस का पहला स्ट्रक्चर आपको आया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, व्हिच इज बाइलेयर स्ट्रक्चर। इसके अंदर अगर हम आए तो और एक चीज आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जब एनालिसिस हुआ था तो और एक स्ट्रक्चर मिला था, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को डिस्कवर कौन किए थे, फोंटाना, साइंटिस्ट ने फोंटाना जो डिस्कवर किए थे। लेकिन न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कौन किए थे, बोमैन। फिजियोलॉजी वाले बोमैन कैप्सूल के साथ कंफ्यूज मत होना। दिस इज फोंटाना, न्यूक्लियोलस का डिस्कवरर साइंटिस्ट फोंटाना, एंड डिस्क्राइब किए थे स्ट्रक्चर उसका बोमैन। तो न्यूक्लियोलस, देखिए न्यूक्लियस आपका मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। जब आप सेल ऑर्गेनेल पढ़ोगे, कंपैरिजन के लिए एक चीज आप बिल्कुल मतलब नोटिस करना और ध्यान में रखना, कौन सा सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन सा नेकेड है। नेकेड मतलब कौन सी सेल ऑर्गेनेल में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है।
तो न्यूक्लियस और डबल लेयर कौन सा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन सा है। तो न्यूक्लियस जो है वो आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस जो है वो नेकेड है, उसमें कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है, वो ऐसे ही, मतलब इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है इसके साथ न्यूक्लियस कंटिन्यूटी में रहता है, इसमें कोई बैरियर नहीं है। तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, यूं तो नहीं होगा, जरूर कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा होगा, सिंथेसिस करता है आरएनए। जब आप राइबोसोम पढ़ोगे, ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम दोनों देखने के लिए, तो राइबोसोम का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आरएनए। बायोमोलिक्यूल्स में हम जब देखेंगे आपका, तो आरएनए आपका 3 तरह का आएगा, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। तो उसमें जो आरआरएनए सिंथेसिस होता है वो उस न्यूक्लियोलस में होता है, उसमें भी थोड़ी सी एक्सेप्शन है, वो हम तब देखेंगे, अभी नहीं। तो आप अभी के लिए याद रखो, आरआरएनए सिंथेसिस आपका न्यूक्लियोलस में होता है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट चीज, जो न्यूक्लियस है वो सेल में सिर्फ एक होता है, न्यूक्लियस का नंबर 1 होता है, और जिसमें जो होता है ना सिनोसाइटिक कंडीशंस, या फिर अगर प्लांट इसमें लोगे तो सिनकैरियोटिक कंडीशन, जिसमें मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होता है, वो सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो पार्टीशन मिसिंग होता है, वो हम तभी देखेंगे, अभी नहीं, वो हम देखेंगे जब क्रोमोसोम का जो पॉलीप्लॉइडी वाला सिचुएशन देखें, या फिर कुछ और केसेस आएंगे तब हम देखेंगे। लेकिन जनरल केस में आपका सेल के अंदर न्यूक्लियस का नंबर 1 होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब लार्ज साइज भी हो सकता है और नंबर मेनी भी हो सकता है। जैसे कि जो सेल्स एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जो सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे कि आपके सारे सेल सारे फंक्शन तो मतलब सिचुएशन डिमांड के हिसाब से कर रहे हैं ना, जिस सेल में प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होता है उसी सेल में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस का नंबर ज्यादा होता है और वो लार्ज साइज भी होता है। एनिमल और प्लांट सेल के न्यूक्लियस का डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा, एनिमल सेल में सपोज सेंटर पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है, प्लांट सेल में वो थोड़ा सा पेरीपेरी के तरफ जाता है। रीजन, क्योंकि प्लांट सेल के सेंटर में सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सेंट्रल वैक्यूल, तो वो पोजीशन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है पेरिफेरी के टुवर्ड्स न्यूक्लियस का। लेकिन एनिमल सेल में स्पेरिकल होता है न्यूक्लियस और सेंट्रली प्लेस्ड होता है, ठीक है। तो हम कहाँ तक पहुंचे, प्रोटीन सिंथेसिस। तो न्यूक्लियोलस जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस सेल में न्यूक्लियोलस का नंबर ज्यादा होता है। तो अब तक हम देखें न्यूक्लियस में 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, एक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अनदर इज न्यूक्लियोलस। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये ऐसे जॉइंट नहीं है, ये सपोज यहाँ पे रहा आपका, न्यूक्लियस के सेंटर में क्या मिलता है आपको, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए क्या है, डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है, जो आपका इंफॉर्मेशन पास होता है 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, या फिर आप समझो द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो वो वाला जो इंफॉर्मेशन कैरियर मॉलिक्यूल है वो आपका एक डीएनए है। तो क्रोमोसोम होता है डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, इस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा सा आएगा, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमैटिन क्रोमैटिड क्रोमोसोम के बीच में डिफरेंस क्या है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, एक छोटा सा चीज यहाँ पे मैं मिस कर गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो आपका न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम होता है, जैसे कि यहाँ पे रहा आपका साइटोप्लाज्म, वैसे यहाँ पे भी जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड कंटेनिंग जो चीज है उसको आप बोलते हो न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स। जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ मेम्ब्रेन या एनवेलप, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स।
तो ये भी एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है और इसके अंदर मिलते हैं आपका न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, और एक चीज, न्यूक्लियस होता है कि हर सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? प्रोटोप्लाज्म हम बोले फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मस्ट है, लेकिन हर सेल में न्यूक्लियस है क्या? अगर आप देखोगे अब तक की जो स्टडी हुई है तो कुछ सेल में जो न्यूक्लियस मिसिंग है, जो आपका मैच्योर आरबीसी है, मैच्योर आरबीसी में है जो आपका न्यूक्लियस मिसिंग होता है। और एक सुने हो सीप ट्यूब इन प्लांट, सीप ट्यूब इन वास्कुलर प्लांट्स। वास्कुलर मीन्स, वास्कुलर टिश्यू क्या है? जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम है ना, वास्कुलर टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू जो है। तो सीप ट्यूब इन प्लांट्स एंड मैच्योर आरबीसी में आपका न्यूक्लियस मिसिंग होता है। वो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस पहले एक्चुअली होता है, यंग जब सेल्स यंग होता है तो सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन विथ मैच्योरिटी वो न्यूक्लियस लूज हो जाता है उसमें। ठीक है, तो आपके लिए नेक्स्ट ये के लिए क्वेश्चन ये है कि आरबीसी और सीप ट्यूब में आपका न्यूक्लियस मिसिंग है, तो वो सेल डेड है या लिविंग है, ये आप थोड़ा देखो। अगर अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों लिविंग सेल है या डेड सेल है। और क्रोमोसोम के बारे में हम देखेंगे क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है और थोड़ा सा आपके लिए समझना भी जरूरी है, तो हम उसको एलाबोरेटली सेपरेट क्लास में देखेंगे और एक क्लास लेके क्रोमोसोम का, और कोशिश करेंगे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए। तो इस क्लास में अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमारे चैनल में जाके कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।